देखो बेटा, ये कंसंट्रेशन के जो टर्म्स हैं ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इन स्टैंडर्ड यूनिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ यूनिट डिफाइन की गई, जैसे मोलरिटी हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट वैसे यही है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको इसी का मिलेगा अभी क्वेश्चंस में, ठीक है। देन मोलरिटी हो गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज में तीन कंसंट्रेशन होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, नॉर्मलिटी हो गया। तो ये सभी कंसंट्रेशन की इन जितने भी टर्म्स हैं ये, इनकी हम लोग को बेसिक डिफिनेशंस पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन के साथ इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि इनके बेसिक फॉर्मूलों से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इनके फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे इंटर कन्वर्जन टाइप के, कि जैसे कोई एक टर्म आपको दे दिया जाएगा, है ना, मोलरिटी दे देगा तो कहेगा कि उसको कन्वर्ट करो, कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करो, है ना। स्मॉल एम की वैल्यू से कैपिटल एम पूछेगा, या कैपिटल एम से मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी एक कंसंट्रेशन के टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी, ठीक है। देखो नोट्स बनाते रहो साथ साथ आप लोग, वही ज्यादा अभी ठीक रहेगा। तो फिजिकल के चैप्टर में न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो इसमें नोट्स बनाते रहिए आप लोग। देखिए, मोलरिटी क्या होती है? तो मोलरिटी को बोलते हैं कि मोलरिटी इज डिफाइंड है। देखिए, इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको सिंपल सा एक डायग्राम बनाता हूँ पहले, तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी वाली बात, ठीक है। ये देखो, ये एक आपको बीकर दिख रहा है, इसको बीकर मान लो, कंटेनर मान लो, कुछ भी मान लो। और इसमें कोई सॉल्यूशन फिल्ड है, और वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1 लीटर है। वो सॉल्यूशन जो आपने इसमें फिल किया हुआ है वो कितना है इसमें? 1 लीटर है, ठीक है। ये इसमें बेटा कोई सॉल्यूशन मान लो कि फिल्ड है। अब जैसे आपने कोई 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, 1 लीटर का आपने कोई कोई सॉल्यूशन बनाया लैब में, ठीक है। और इसकी मोलरिटी आपको अगर डिफाइन करनी है तो बोलेंगे कि इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन हम लोग लास्ट क्लास में बेसिक तो पढ़ ही चुके हैं कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वैसे भी हम लोग जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन अपन लोगों ने तैयार किया है, इसमें एक कंपोनेंट सोल्यूट होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, है ना बेटा। तो अगर हम लोग क्या करें, तो जो इसमें कंपोनेंट सोल्यूट हो प्रेजेंट है ना, जो भी इसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, उसके हम लोग काउंट कर ले नंबर ऑफ मोल्स। उसके हम लोग क्या काउंट कर ले बेटा? मोल्स, ठीक है। अगर हम लोग ये काउंट कर ले कि इस गिवन 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है ना। सोल्यूट के, बेटा ध्यान रखिएगा, सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, अगर हम लोग ये काउंट कर लें 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो वो वैल्यू जो भी आएगी, सपोज वो कुछ एक्स मोल आ गए, तो ये जो भी मोल आएंगे बेटा सोल्यूट के, वही सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? वो सॉल्यूशन की मोलरिटी के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो इसको सिंपल वे में आप कह सकते हो, मोलरिटी इज डिफाइंड एज, अगर इसकी डिफिनेशन लिखने को बोला जाए तो आप ऐसे बोलो, मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जो मोल प्रेजेंट है, अगर हम लोग उनको काउंट कर लें, उनको मीजर कर लें, उनको डिटरमाइन कर लें, तो वो जितने भी मोल बेटा प्रेजेंट होंगे वो सॉल्यूशन की मोलरिटी को एक्सप्रेस करेंगे। मतलब वो मोल ही सॉल्यूशन की मोलरिटी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, आप लोग भी लिख लो। लिख लीजिए, मोलरिटी इज डिफाइंड एज molarity is defined as number of moles of solute, present in 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, ये बेसिक डिफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है बस, है ना।
कि किसी भी सॉल्यूशन के बेटा 1 लीटर में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे वो सॉल्यूशन की मोलरिटी को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। इसके लिए एक सिंबल दिया गया है बेटा, उसको सिंबल बेटा मोलरिटी का जो पहला लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, उसी को एज ए सिंबल हम लोग ले लेते हैं। तो इसको कैपिटल एम से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिख लेना डिनोटेड बाई कैपिटल एम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बोलो। यस इतनी सर। बात समझ में आ रही है ना? अब इसका एक मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये मोलरिटी कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला आप उसकी डिफिनेशन से ही लिखोगे, जो डिफिनेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंगली। देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्मूले के टर्म में लिखना है तो आप ऐसे करो, आप सोल्यूट के मोल्स को ले लो न्यूमरेटर में, सोल्यूट के मोल्स को किस में ले लो? न्यूमरेटर में, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और किसके रिस्पेक्ट में बेटा? सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर, आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो 1 लीटर लिया है आपने। तो बेटा, फॉर्मूले से कोई भी डिफिनेशन अगर बनाते हैं तो उसमें जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, वो हमेशा यूनिट वैल्यू के बराबर ले लेते हैं। जो अगर आपको फॉर्मूले से डिफिनेशन बनानी है तो ऐसे भी बोल सकते हो, इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसको आप यूनिटी के बराबर ले लो। यूनिटी मतलब 1 के इक्वल ले लो। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली 1 लीटर ले लेंगे तो जो मोलरिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट के ही तो बराबर आ जाएगी। ठीक है ना? और यही तो वो डिफिनेशन कह रही, ऊपर वाली डिफिनेशन ये तो है, मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के, एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी। है ना? अब देखो, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वैसे तो ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन आप क्या, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल में आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो मैं लिखने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो बेटा, आपको जरूरी नहीं कि मोल डायरेक्ट दे दिए जाए, है ना? आपको ज्यादातर मास दिया जाएगा, सोल्यूट का वेट दिया जाएगा। तो मैं मोल को लिख दे रहा हूँ मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। है ना? मोलर मास बेटा किसका? वो भी सोल्यूट। भाई, जिसका मास है उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे तभी तो उसके मोल मिलेंगे ना हमें। तो उस मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख देंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में, अच्छा देखो बेटा, हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो जैसे लैब में आप लोग भी गए होंगे, आप लोगों ने भी करा होगा एक्सपेरिमेंट। तो जो भी हम लोग सैंपल लेते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई एसिड का आपको टाइट्रेशन कराया जा रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक बाल्टी भर एसिड दे दिया गया हो, है ना? आपको एसिड कितना दिया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है, 10 ml दिया जाता है, 15 ml दिया जाता है, 5 ml दिया जाता है, एक छोटा सा स्मॉल सैंपल दिया जाता है। बोलो भाई। तो बेटा, केमिस्ट्री में जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं लेबोरेटरी स्केल में, उसमें वॉल्यूम लीटर में आपको प्रोवाइडेड नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। है ना? ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे ही बेटा, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी ज्यादातर आपको वॉल्यूम लीटर में ना देकर किस में दिया जाएगा? वॉल्यूम में दिया जाएगा, सॉरी एमएल में दिया जाएगा। ठीक है, 10 ml, 15 ml, 20 ml ज्यादातर केसेस में। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ, है ना? जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग करते हैं तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को एमएल में ही मेजर करते हैं। और बेटा, अगर मैं वॉल्यूम एमएल में ले लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से, हाँ, वैसे बेटा यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो 1000 पता ही आपको, चौथी मंजिल ऊपर पहुंच जाएगी, वो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया भाई, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है।
ये वो फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, है ना। मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों को लिए है ये फॉर्मूला। जैसे 9th में कोई बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको यही फॉर्मूला बता दिया था कि हाँ भाई ये मोलरिटी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मोलरिटी वगैरह, है ना। कि पहली बार सुन रहे हो तुम लोग? नहीं सर, पढ़ा है। पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा। तो ये फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लो बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये जनरली हम लोग यही लगा दिया करेंगे। वैसे जो ये है वही ये है, दोनों फॉर्मूले एक ही है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग। ठीक है, बोथ आर सेम। अब देखो और क्या क्या बातें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। तो देखो पता तो बहुत कुछ होना चाहिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH present in 500 ml 500 ml of solution, 500 ml of solution. calculate calculate molarity of solution। ठीक है, आपसे सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है वो। तो देखो इस क्वेश्चन में मोलरिटी निकालनी है, क्या करे भाई। तो देखो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या प्रोवाइडेड है। आपको NaOH जो है, NaOH का मास दिया हुआ है, और NaOH किस में है, किसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 500। इससे समझ में आ रहा है। अच्छा, सोल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट के क्वांटिटी से क्या होती है, स्मॉलर होती है। और सोल्यूट आपका 4 ग्राम है, ठीक है। और सॉल्यूशन उसने डेंसिटी नहीं बताई है, लेकिन आप मोटा मोटा मान लो कि पानी के अंदर भी बनाया होगा, और लगभग पानी की डेंसिटी 1 ग्राम/ml होती है। तो 500 इंटू 1 ग्राम कर दो, तो मास कितना आ जाएगा सोल्यूशन का, मास ऑफ सोल्यूशन ये आ जाएगा 500 इंटू 1, 500 ग्राम। ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि यार 500 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है ना, तो उसमें 4 ग्राम क्या है, सोल्यूट ही होगा, है ना। बोलो भाई, सोल्यूट हमेशा क्या होता है, बहुत माइनर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और हम लोग के सिलेबस में बेटा ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन ही दिए जाएंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में आपको एक मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। ये पॉइंट ऐसा है कि 11 से लेकर 12 तक आपको बड़ा काम आएगा। हम कैसे जानेंगे कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, जैसे ये क्वेश्चन की डेटा पढ़ के हम कैसे जानेंगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। तो उसका तरीका होता है, एक सिंपल सा मेथड होता है। बोलते हैं सोल्यूट का अगर जो मास है, सोल्यूट का मास सॉल्वेंट सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में अगर 10% से कम है, लेस देन 10% है, लेस देन 10% है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड है। नहीं समझ में आया? If mass of solute becomes less than mass of becomes less than 10%, then mass of solution, ठीक है। These type of solution are considered as diluted solution। ऐसे solution को हम लोग क्या बोल देते हैं, diluted solution बोल देते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यार 504 ग्राम 10% से बहुत कम है, ठीक है। बोलो भाई, भाई 500 का 4% निकालोगे आप, सीधा सीधा मोटी मोटी गणित बंद निकालो कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 500 का 10% कितना होगा, 10 इंटू 5, 50 ग्राम। तो अगर ये NaOH 50 ग्राम भी होता ना, तब भी वो डाइल्यूटेड होता। हाँ, लेकिन 50 ग्राम से ज्यादा होता तो फिर वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की रेंज में आ जाता वो। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन आपको दिए नहीं जाएंगे आपके सिलेबस में, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। अब देखो हमें तो खैर मतलब है मोलरिटी निकालने से, तो चलो निकालते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल को लिख दो मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। 0.2 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 0.2 आंसर है, ठीक है। तो देखो मैंने सोल्यूट का मास कितना रख दिया, 4 ग्राम। सोल्यूट का मोलर मास, NaOH का मोलर मास आप निकालोगे तो 40 आएगा, ठीक है। मोलर मास सभी लोग याद कर लेना, जो शुरुआत में लिस्ट बनाई थी, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका कभी भी।
और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 ml। ठीक है, तो बस रख दो आंसर आपके सामने, ये जस्ट इसका डबल दिख रहा है, ये आपका 1/10 है, तो 2/10 मतलब 0.2 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, अब देखो इसमें और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? ये सर। सर तो मतलब अगर ये दिया गया है 0.2 मोल्स पर लीटर, तो मतलब अगर इसका कोई कितना भी 1 लीटर अगर निकाल लेंगे सोल्यूशन का, तो उसमें इवनली मतलब 0.2 ही प्रेजेंट होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ, सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होता है ना, तो आप कोई भी सैंपल निकालोगे, उसका रैंडम कोई भी सैंपल आप निकालोगे, तो उसकी मोलरिटी इतनी ही यस। होगी, 0.2 होगी। इस सॉल्यूशन अच्छा का अच्छा। जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका कोई भी रैंडम सैंपल निकाल लो, ठीक है, उसकी मोलरिटी इतनी आएगी। क्योंकि अच्छा यस सर। सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं ना, हम लोग डायलूट सॉल्यूशन इसीलिए पढ़ रहे हैं। डायलूट सॉल्यूशन की सबसे अच्छी बात होती है वो उसमें सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। इसीलिए हम लोग डायलूट सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी में कन्वर्ट होने लगती है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो नेक्स्ट, इसमें मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, सम स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग मोलरिटी। मोलरिटी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट मतलब ये कुछ की पॉइंट है, ये हम लोग को पता होने चाहिए। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ मोलरिटी। कोई आपसे पूछे बताओ मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, क्या बोलेंगे हम लोग? मोल्स पर लीटर। बिल्कुल सही, मोल्स पर लीटर होनी चाहिए। देखो ना, सबसे पहला वाला फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला। इसमें सोल्यूट के मोल्स, तो ये हो गए मोल। मोल को मोल ही लिखते हैं, मोल की यूनिट MOL, ई मत लगाना उसमें। और वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। तो बेटा इसका मतलब यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो गई, मोल पर लीटर। अच्छा, एक तो ये यूनिट होती ही है, लेकिन एक यूनिट और भी होती है। इसका जो ये सिंबल है ना, कैपिटल M, इसको भी एज ए यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है। मतलब इसका जो सिंबल है कैपिटल M, उसको भी एज ए यूनिट हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए 0.05 मोलर HCl सॉल्यूशन, ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ आपको, तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 0.05 कैपिटल M HCl, तो बेटा यहाँ पे कैपिटल M एज ए यूनिट यूज किया जा रहा है। वो ये कहना ये यहाँ पे आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, इसको आप समझिए। सॉल्यूशन आपको HCl की मोलरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो कह नहीं पा रहा है, शर्मा रहा है। वो बोल रहा है कि HCl की मोलरिटी कितना है, 0.05 मोलर, है ना। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ मोलरिटी मोलरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे जो M लिखा जा रहा है वो एज ए यूनिट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर। है ना। जैसे अच्छा, ये चलो मुझे बताओ, अगर कहीं लिखा है M/100 सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, कि इस इतने डेटा से हम क्या बोल सकते हैं? मोलारिटी ऑफ H2SO पूरे मोलारिटी वो 0.0 बिल्कुल सही करे, है ना। आपको बस यही चीज पढ़ना आना चाहिए। मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसने दे दी है 1/100। अच्छा, 1/100 को आप 0.01 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो M लिखा गया है वो एज ए यूनिट के तौर पे यूज किया जा गया है ना।
तो सबसे पहला पॉइंट हो गया यूनिट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं करती। कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या कहोगे? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? सर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। क्यों डिपेंडेंट है ये बता सकते हैं? सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा। यस करेक्ट। जो होती है नहीं, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। देखो जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म है, अभी तो मैं केवल आपको मोलरिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग एक एक करके सारे टर्म पढ़ेंगे, ये सारे कंसंट्रेशन। और सभी टर्म में यही एक पॉइंट ये जरूर आएगा कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग मोलरिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे मोलरिटी की भी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की भी बात करेंगे। और आपको पूछा जाए कि बताओ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तो उसका मैं आपको एक सिंपल सबसे सीधा तरीका बताता हूँ। देखो बेटा, जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म हैं उनको हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको चीज क्लियर रहे। कंसंट्रेशन के जितने भी टर्म है उनको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो वो तीन कैटेगरी में जनरलाइज आते हैं। पहला कैटेगरी होता है मास बाई मास रिलेशन। मास बाई मास रिलेशन से बोलते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे कंसंट्रेशन के टर्म मिलेंगे जो मास बाई मास रिलेशनशिप को बिलोंग करेंगे। कुछ कंसंट्रेशन के टर्म ऐसे मिलेंगे जो मास बाई वॉल्यूम रिलेशनशिप को बिलोंग करेंगे। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वी बाई वी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, इस रिलेशनशिप को बिलोंग करेंगे, लेकिन इसके अलावा और किसी रिलेशनशिप को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, आइदर मास बाई मास, और मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैं एक दूसरी पॉइंट बताता हूँ। ये पॉइंट एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो बेटा मास होता है ना, मास, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मास जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मास कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी आप मुझसे ये ना पूछना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि बेटा इसका डिटेल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। बस आप इसको नोट कर लो अभी फिलहाल, ठीक है। मास जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन वॉल्यूम जो है ना बेटा, वॉल्यूम एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, अगर कोई मास बाई मास रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है कंसंट्रेशन का टर्म, तो इसमें देखो न्यूमरेटर में भी मास है, डिनोमिनेटर भी मास है। और मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई मास बाई मास टाइप का रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है, तो वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट होगा, है ना, क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना। अच्छा, मास बाई वॉल्यूम रिलेशनशिप को अगर बिलोंग करेगा तो देखो मास तो नहीं करेगा, लेकिन वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल जो पूरा टर्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कर रहा है। और ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, है ना। तो ओवरऑल ये वाला टर्म भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि जो मोलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मोलरिटी जो पढ़ी है, ये इनमें से किस रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है? ये टर्म किस रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा सेकंड। है?
मास मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। कैसे पता लगाया, देखो ये जो बेसिक फॉर्मूला है, देखो बेटा इसमें न्यूमरेटर में क्या वेरिएबल है, ये वाला फॉर्मूला देखो, न्यूमरेटर में सोल्यूट का मास वेरिएबल है, क्योंकि आपकी मर्जी है भाई, ये तो ऑब्जर्वर की मर्जी है। जैसे मैंने 4 ग्राम NaOH लिया, तो या तो मैं 5 ग्राम भी ले सकता था, मैं 10 ग्राम भी ले सकता था, यही एक्सपेरिमेंट सार्थक करेगा तो हो सकता है 15 ग्राम भी ले लें। बोलो भाई, तो मास यहाँ वेरिएबल है बेटा सोल्यूट का। अच्छा, नीचे क्या वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में नीचे वॉल्यूम वेरिएबल है। भाई मैंने 500 ml का सॉल्यूशन बनाया, आप पानी ज्यादा मिला दो, उसका वॉल्यूम बढ़ा दो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 600 ml कर दो, 800 1000 ml कर दो। तो बेटा ये मास और वॉल्यूम इसमें वेरिएबल है, और न्यूमरेटर में मास वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वेरिएबल है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, मास बाई वॉल्यूम है। अच्छा, 1000 एक नंबर है, नंबर तो कांस्टेंट होता है, मोलर मास एक सोल्यूट का एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ये तो कांस्टेंट है, इनके इसलिए कांस्टेंट को नहीं देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती कि नहीं करती, तो हम लोग बोलेंगे करती है। कोई पूछे भैया क्यों करती है, तो उसका आंसर एक लाइन का है, लिख लो, बिकॉज, क्या बोलेंगे हम लोग, बिकॉज इट इज ए मास बाई वॉल्यूम, इट बिलोंग्स टू, ऐसे लिख लो, इट बिलोंग्स टू मास बाई वॉल्यूम रिलेशन। और बेटा कोई भी मास बाई वॉल्यूम टाइप का रिलेशनशिप अगर होगा, तो 100% वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बोलो भाई, आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस उसमें इतना जरूर लिख लो। फिर आते हैं कि इसमें कि कभी आपको ऐसा न्यूमेरिकल में आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि लिख दिया जाए मोलर सॉल्यूशन, इस तरह के वर्ड यूज होंगे क्वेश्चन में। जैसे बोल देगा मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, मोलर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो कहीं भी मोलर सॉल्यूशन ऑफ फलाना कुछ भी लिख दिया जाए, तो मोलर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, मोलर का क्या मतलब होता है? सर 1 मोल सोल्यूशन। सर 1 1 मोल मोल। नहीं उसकी। सर 1 मॉलिक्यूल। अब तुम लोग मॉलिक्यूल से ऊपर उठो भाई, अभी तुम लोग मॉलिक्यूल में अटके हुए हो। तो मतलब 1 मोल। मोलर देखो इसके, हाँ मोलरिटी उसकी 1 है भाई, मोलर, ये उससे तो ये किससे, ये वर्ड किससे चुराया गया है, ये मोलरिटी से चुरा गया है। उसमें ITY हटा दो बस, ठीक है, तो मोलर ही तो बचा। तो मोलर स्टैंड्स फॉर मोलरिटी, और जहां पे मोलर सॉल्यूशन ओनली मोलर बोल रहा है, इसका मतलब वो कह नहीं पा रहा है, शर्मा रहा है, वो सॉल्यूशन की मोलरिटी एग्जैक्टली 1 लेके चल रहा है। मोलर सॉल्यूशन मींस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1। ठीक है, जैसे बोल दे मोलर सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, समझ जाना, अच्छा मोलरिटी जो हमें लेके चलनी है नाइट्रिक एसिड की, वो 1 लेके क्वेश्चन स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, अब जब जैसे आपको बोल दे डेसी मोलर, डेसी मोलर, मोलर, मोलर मतलब मोलरिटी, अब देखो 1/10 डेसी मोलर। लग गया, हाँ डेसी स्टैंड फॉर 1/10, तो भैया मोलरिटी 1/10 ले लेंगे हम लोग, 0.1 ले लेंगे। जैसे आपसे बोलते डेसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो हम लोग NaOH की मोलरिटी कितनी ले लेंगे, 0.1 ले लेंगे, 1.1 या 1/10 की बात है। अगर आपसे बोल दिया जाए सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो क्या 0.5। 0.5। 0.5, ठीक है, मोलरिटी 1/2 हो जाएगी, है ना। सेमी वर्ड का मतलब हाफ होता है ना, जैसे सेमी सर्किल होता है, सेमी फाइनल होता है, ठीक है, तो सेमी वर्ड का मतलब हाफ होता है ना, तो 1/2 मतलब 0.5 ले लीजिए। अच्छा, आपसे बोल दे सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, 0.01।
1/100। हाँ 1/100 0.01 भी कह सकते हो। मिली मोलर 1/1000। 1/1000। तो ये जो वर्ड है ये बहुत कॉमन है, ये मतलब क्वेश्चन में एक छोटी सी जगह में कहीं पे आपको लिखे मिल जाएंगे। और कई बार अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो इसकी वजह से हम लोग का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड का मतलब हम लोग को पता होना चाहिए। चलो अच्छा, अब एक आपको मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। लिख लो जरा, लिख लो। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मोलरिटी मतलब कैपिटल एम, एंड परसेंट बाई वेट। परसेंट बाई वेट बोलो या परसेंट बाई मास भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव में जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इस फॉर्मूले की। सब्जेक्टिव में इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भैया क्वेश्चन की वेरिएशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको, तो वहां पे फॉर्मूला काम आएगा। एक फॉर्मूला लिखो, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट into density of solution into 10 divided by molar mass of solute। ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। इसको हम लोग एज ए इंटर कन्वर्जन यूज करेंगे। इसको हम लोग कब यूज करेंगे क्वेश्चन में बेटा, जैसे आपको कभी परसेंटेज बाय वेट में मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किसमें दे दिया जाए, परसेंट बाय वेट में, और पूछा क्या जाए, मोलरिटी। तो परसेंट बाय वेट का कंसंट्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मोलरिटी निकाल लेंगे। हाँ, उसके लिए आपको डेंसिटी दी जाएगी क्वेश्चन में। डेंसिटी ये सॉल्यूशन इसमें, हाँ लिख लो, इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने डी सॉल्यूशन लिखा है बेटा, इसको लिख लो, ये डेंसिटी है सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी यूनिट ग्राम पर एमएल में ही होनी चाहिए। ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीसी में भी हो सकती है, ठीक है, वो एक ही बात है, एमएल सीसी बराबर होता है। और एम डब्ल्यू क्या है, एम डब्ल्यू है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एम डब्ल्यू क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। है ना, क्लियर क्लियर है, बताओ भाई। चलो अच्छा, अब इसमें आते हैं एक क्वेश्चन, चलो देता हूँ मैं आपको, करिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, लिखो 49%, 49% वेट बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन has density 1.5 gram per ml। Find molarity of solution। आपको मोलरिटी पूछी आ रही है सॉल्यूशन। करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला आपके सामने है, रखो, निकालो, बताओ मुझे। सर ये 49% वेट बाय वेट का सर यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब कि आएगा समझ में।
अभी ये फॉर्मूला सीधे रट्टा मारना है आपको, ठीक है। और भी मैं पढ़ाऊंगा ना अभी परसेंट बाई वेट, इसके आगे टर्म आएगा जब, तो वहां पे उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। 7.5। 7.5 आएगा, करेक्ट। सभी का आ रहा है 7.5? 7.5 आ रहा है। यस सर, यस सर, ये है। आ रहा है, बस हो गया। देखो अभी उसका मतलब सब समझ में आएगा। अभी बस मैं आपको ये फॉर्मूला याद कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अभी आप देखोगे कि ये फॉर्मूला कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यूमेरिकल में। अभी जब क्वेश्चंस करोगे, आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे, अभी तो आप एक एक लाइन के क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन जब आप 10 लाइन वाले क्वेश्चन करोगे तब इस फॉर्मूले का आपको मतलब समझ में आएगा। तो इसलिए अभी फिलहाल आप इसको याद कर लो, और उसका मतलब भी समझ में आएगा, वेट बाई वेट का क्या मतलब है। ठीक है, चलो अच्छा। तो ये हम लोग ने समझ लिया, एक हम लोग ने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया जिसमें परसेंट बाई वेट से मोलरिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख रहे हो तो यार ये भी लिख डालो, खत्म करो यार इसको, नहीं ना कहीं ये भी परेशान करेगा तुम लोग। अगर जैसे मैंने अभी रिलेशन बताया परसेंट बाई वेट और मोलरिटी में, अगर आपको यहाँ पे परसेंट बाई वेट बाई वॉल्यूम दे देता, परसेंट बाई वेट बाई वॉल्यूम, है ना, वेट में ना देके वेट बाई वॉल्यूम, तो बेटा इसमें डेंसिटी वाला टर्म हटा देते बस। मतलब पूरा फॉर्मूला वही रहता है ना, बस डेंसिटी वाला टर्म हम लोग क्या करते, हटा देते। तो हमारा एक और फॉर्मूला देखो बन गया। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये अभी आगे पढ़ोगे, जो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम होता है, परसेंट बाई वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, ये बराबर होता है परसेंट बाई वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब परसेंट वेट बाई वेट मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला आ रहा है वो समझ पा रहे हो कैसे आ रहा है? यस सर। है ना, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से ही लिखा गया है। इसमें जहां परसेंटेज वेट बाई परसेंट बाई वेट है इनटू डेंसिटी, इस पूरे को मिला के क्या लिख दिया गया, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम लिख दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग को पता होने चाहिए। अब इसके बाद देखो आपको मैं बताता हूँ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है भाई, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ डाइल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? सर, देखो, हाँ बताओ बताओ। सर मतलब कि किसी भी सोल्यूशन को सर डाइल्यूट करना, मतलब कि उसके सोल्यूट सर कम कर देना, जैसे ये सर देखो सॉल्वेंट ऐड कर। हाँ देखो समझ लो उसको। देखो डाइल्यूट करना है, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो अगर आपको डाइल्यूट करना है तो उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको कम करना है, मतलब वो रेशियो कम करना है ना। सॉल्वेंट के क्वांटिटी सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के क्वांटिटी में वैसे ही कम होती है, लेकिन आपको और कम कर देनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है
कि या तो हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दें, है ना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, हम उसमें थोड़ा सॉल्वेंट और मिला दें। मान लो सॉल्वेंट अगर पानी है तो उसमें थोड़ा पानी, ज्यादातर देखो ज्यादातर हम लोग के सिलेबस में सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन ही है, तो हम लोग वाटर को ऐड करके डाइल्यूट किया करेंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, वैसे एग्जैक्ट बोला जाए तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन फॉर एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट ज्यादातर क्या होता है, वाटर होता है। तो हम लोग पानी मिला के, वाटर मिला के सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। या फिर एक तरीका और है कि सोल्यूट को निकाल लो, जैसे तुम पहले बोल रहे थे, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं है ना। सोल्यूट को निकालने की बजाय हम लोग, जो हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है, जो ज्यादा आसान रास्ता है, वो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा के डाइल्यूट करना, ये ज्यादा फिजिबल है, ठीक है। बोलो। तो कभी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा होगा तो क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, मतलब क्या, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। देखो आपको क्या दिया जाएगा, कोई एसिड दे दिया जाएगा, या हो सकता है कोई आपको बेस दे दिया जाए। एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपको उसकी मोलरिटी दे दी जाएगी, ये गिवन होगी बेटा। उसका वॉल्यूम दे दिया जाएगा, मोलरिटी मैंने m1 मान ली है, वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, m2। और बोला जाएगा इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कैसे कर रहे हैं भाई, पानी यानी मिला रहे होंगे, है ना, इसमें क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। और देखो जब भी आप, अच्छा आप ऐसे समझो कि भाई अगर आपने एसिड लिया, एसिड में थोड़ा पानी मिला दोगे तो क्या होगा, वो बेस में बदल जाएगा कि एसिड ही रहेगा। तो तो सर देखो उसकी वाटर, हाँ बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। हाँ क्वेश्चन ये है कि जैसे एसिड दिया आपने, एसिड में पानी मिला दिया, तो उसका नेचर, वाटर ऐड करने के बाद उसका नेचर क्या होगा, वो एसिड रहेगा, बेस रहेगा, या, एसिडिक नेचर से कम हो सर जाएगा। डाइल्यूट एसिड। हाँ गुड। तो देखो सीधी सी बात है, तुम लोग जब जानते हो ये बात, भैया एसिड में चाहे कितना भी पानी मिला दो वो रहेगा एसिड ही, है ना। उसका पीएच 7 से भाई एसिड जितने भी होते हैं सभी को पता है उनका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। तो अच्छा ये भी पता है कि पीएच जो होता है, पीएच के बारे में थोड़ा पता है कि नहीं पता यस सर। यस सर। है ना। कि मान लो कि जब पानी नहीं मिलाया था, मतलब बिफोर एडिशन ऑफ वाटर, उस समय उसका पीएच 5 था। पानी मिलाओगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, पीएच हो सकता है 4.5 हो जाएगा। और पानी मिलाओगे तो और डाइल्यूट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पानी मिलाओगे 3.5। लेकिन रहेगा तो एसिड ही ना। जैसे जैसे, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, पानी मिलाने पे 7 की तरफ यस जाएगा, सर 7। हाँ। क्योंकि 1 की तरफ जाएगा तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना। नहीं भाई, पानी मिलाने में तो डाइल्यूट होता जाएगा। मान लो 5 है तो पानी मिलाओगे तो 5.5 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा, 7 के नजदीक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एसिड हो या बेस हो, आप पानी मिलाओगे तो नेचर उसका एसिड रहेगा, लेकिन बेटा उसकी जो मोलरिटी है वो क्या होगी, कम होने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे पीएच कम होगा उसका मोलरिटी भी घटेगा। तो उसकी जो नई मोलरिटी है, न्यू मोलरिटी, वो आपसे पूछी जाएगी कि बताओ उसकी नई मोलरिटी कितनी हो गई, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें बस सिंपल सी एक इक्वेशन लगानी पड़ती है, इसको बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ता है, एक इक्वेशन अप्लाई करनी होती है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन होती m1v1 इक्वल्स टू m2v2। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। m1v1 इक्वल टू m2v2। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, कौन सी इक्वेशन है ये, मोलरिटी इक्वेशन। हाँ मोलरिटी इक्वेशन। या जब भी डाइल्यूशन हो रहा होगा ना, तो डाइल्यूशन के समय हमें यही इक्वेशन लगाना पड़ता है। अब आप इसमें m1 m2 समझ ही रहे होगे,
M1 बिफोर डाइल्यूशन, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन जो मोलरिटी वो M1 है, बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम V1 है, आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी M2 है, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो उसमें कुछ वैल्यू इनमें से बेटा 4 में से कोई 3 वैल्यू आपको दे दी जाएगी, एक कोई पूछ ली जाएगी, है ना। क्वेश्चन सिंपल बनता है भैया इसमें। चलो क्वेश्चन करो आप लोग। जैसे एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, वॉल्यूम दिया जा रहा है 200 ml, और इसमें क्या, इसको किया जा रहा है डाइल्यूट। कह रहा है कि उसको इसमें उसको तब तक डाइल्यूट करते रहना है जब तक उसकी मोलरिटी कितनी ना हो जाए, 2 मोलर ना हो जाए। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, देख लो। क्वेश्चन में बस मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ जो काम की चीज है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ऑब्टेन 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कि इसमें कितना वाटर ऐड कर दें जिससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोलर मिल जाए, 2 मोलर मिल जाए। ठीक है, 500 ml। 500 ml तो V2 आएगा ना, वो V2 थोड़ी ना पूछ रहा है। 300 ml, हाँ गुड, है ना। वो आपसे पूछ रहा है कि वाटर कितना ऐड करें। तो पहले आप तो V2 निकाल दो, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से, और वो V2 बेटा फाइनल वॉल्यूम है, उसमें क्या करो, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पानी कितना मिलाया, है ना। इसमें पूछ रहा है कि वाटर का वॉल्यूम बताओ, वाटर कितना ऐड किया, है ना, वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर। तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्या करना है। यस सर। अच्छा कोई बताओ, चलो मुझे आर्यन गर्ग बताओ बेटा, कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन बताओ कुछ, कैसे करना चाहिए। आर्यन, कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर। हाँ बताओ भाई, कुछ क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे कर रहे हैं इसको। ओरली बताओ अभी, अब क्वेश्चन अब इस समय सॉल्व ना करो, ओरली बताते चले जाओ। सर वही फॉर्मूला लगा देंगे सर, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये बताओ मुझे, मोलरिटी इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब यस देखो सर। M1 कितना दिया हुआ है, 5 मोलर, ठीक है। M1 कौन सी मोलरिटी है, जब आपने वाटर नहीं ऐड किया है, बिफोर डाइल्यूशन जो बोले। V1 200, M2 M2 कह रहा है 2 मोलर, है ना, मतलब उसकी फाइनल मोलरिटी कितनी कर देनी है, 2 कर देनी है, और फाइनल वॉल्यूम निकाल लो यहाँ से। तो देखो आपने वॉल्यूम ml में लिया है ना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो ml में आएगा, ठीक है। लेकिन V2 तो आपका फाइनल वॉल्यूम है ना, V2 आपका कौन सा वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम। इसमें जो पहले से पड़ा हुआ है ये वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, तो 500 माइनस 200, ठीक है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने वाटर कितना ऐड किया उसमें, ठीक है।
तो फाइनल वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम जब आप माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाटर इसमें 300 ml ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 300 ml। ठीक है, बोलो भाई, यस सर। है ना? सभी को आ गया समझ में, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा ये बताओ कि इसी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा होता कि मान लो दो एसिड होते, जैसे ये एक एसिड है और इसमें एक एसिड और पड़ा होता, मान लो कुछ कुछ भी मान लो 3 मोलर HCl पड़ा होता, वॉल्यूम मान लो 300 ml। ठीक है, चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। हम्म देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, वॉल्यूम कितना है 200 ml। ठीक है, और इसी में कोई एक एसिड और कोई ले लो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लेते हैं चलो, लेकिन उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, 3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, मोलरिटी नहीं वॉल्यूम कितना 300 ml। मतलब इसमें दो सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर पड़ा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम वही पूछ रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ऑब्टेन 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? कितना इसमें पानी मिला दे कि ये बन जाएगा, जो ये बन जाए 2 मोलर। तो अब क्या करेंगे? तो बेटा अब हम लोग अपना फॉर्मूला भी एक्सटेंड कर देंगे। देखो पहले मैंने M1V1 इक्वल टू M2V2 लिखा था, तो अच्छा कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब बता सकता है, ये मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलता क्या है? जरा देखो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, इसका मतलब भी तो समझो कि मोलरिटी में बेटा, मोलरिटी में some वॉल्यूम से some मल्टीप्लाई moles करते of हैं solute तो मिलते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया, देखो यहीं पे इसका राज छुपा हुआ है। अगर हम लोग कभी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी में उसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसके मोल्स मिल जाएंगे। तो देखो ये जो मैंने लिखा था इसका मतलब भी समझो आप लोग कि ये M1V1 M2V2 क्यों किया था। देखो मैंने जैसे ही M1 इंटू V1 किया तो ये मुझे क्या मिल गए, ये मुझे मिल गए, लिख देता हूँ उसी के नीचे जगह कर कर हो तो लिख लो, M1V1 बराबर लिख लो मोल्स ऑफ सोल्यूट। M1V1 बराबर क्या लिख लो? मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करने से पहले वाले मोल है ये। और M2V2 को M2 इंटू V2 किस क्या हो जाएगा बेटा? ये भी तो सोल्यूट के Moles मोल of ही solute होंगे। after dilution. हाँ लेकिन ये डाइल्यूशन के बाद वाले। अच्छा देखो अब समझो कि देखो तुमने मिलाया क्या, तो हम लोगों ने तो पानी मिलाया, और पानी तो सॉल्वेंट हो है यहाँ पे, सोल्यूट तो वो एसिड या बेस जो पड़ा है वो है। तो अगर पानी मिलाएंगे तो जो एसिड उसमें पहले से पड़ा हुआ है क्या उसके मोल बदल जाएंगे या चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? नो सर। है ना? तो सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल मान लो एसिड के मोल एक्स थे, और उसमें आप मान पानी मिलाए जा रहे हो, तो एक्स जो सोल्यूट के मोल है, एसिड के मोल तो एक्स ही रहेंगे ना। हाँ पानी के मोल बढ़ेंगे क्योंकि पानी मिला रहे हो तुम, पानी यहाँ सॉल्वेंट है, लेकिन सोल्यूट के मोल तो कंजर्व रहेंगे ना, कांस्टेंट रहेंगे। जितने डाइल्यूशन से पहले होंगे उतने ही डाइल्यूशन के बाद वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे।
क्योंकि आप एसिड में एसिड थोड़ी, मतलब आप सोल्यूट थोड़ी ना मिला रहे हो, आप क्या मिला रहे हो, सॉल्वेंट मिला रहे हो। तो ये मोलरिटी इक्वेशन है, ये हमें यही तो बता रही है कि डाइल्यूशन करने पे जो सोल्यूट के मोल होते हैं वो कंजर्व होते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसीलिए तो ये इक्वलिटी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपने दो ले लिए सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के। तो देखो आप पहले वाले सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में निकाल लो सोल्यूट के मोल M1V1, फिर दूसरे वाले में निकाल लो कितने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के M2O2, और दोनों का सम कर दो। तो ये इनिशियल मोल हो जाएंगे, बोलो भाई ये क्या हो जाएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में N इनिशियल और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के इनिशियल मोल हो जाएंगे टोटल, है ना, पानी मिलाने से पहले, और इसको आप क्या करो, फाइनल मोल के बराबर कर दो सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो भाई, वो तो बराबर ही रहेंगे ना, क्योंकि आप कोई सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी ना मिला रहे हो, आप मिला तो पानी ही रहे हो। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई बड़ी बात है क्या इसमें, सिंपल सी बात है। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ये फॉर्मूला लग जाएगा। V3 हमें नहीं पता है, V3 निकाल लेंगे। ठीक है, निकालो जरा कितना आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा 900, और ये हो गया 1000, तो ये हो गया 1900 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ गया, V3 आ गया। लेकिन आपसे तो पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाया, मतलब आपसे तो वॉल्यूम वाटर का पूछ रहा है, तो ये कैसे निकाले बताओ बेटा, पानी कितना मिलाया अलग से, कितना सर वाटर ऐड 500 किया। ml में से माइनस कर 500 ml इसमें माइनस कर दे, है ना, मतलब कि जो ये यस सर फाइनल यस वॉल्यूम आया है, इसमें फाइनल में इनिशियल करेंगे ना, कि इनिशियल में हाँ फाइनल हाँ करेंगे, सॉरी सर है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ गया था। तो 500 मतलब कि सॉरी, जो फाइनल वॉल्यूम आया है इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम है भाई 200 ml ये वाला है, वो 300 ml, टोटल कितना हो गया 500 ml। तो 500 ml तो पहले ही से पड़ा हुआ है, ये वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो ये इनिशियल वॉल्यूम जो है ना, दोनों का मिला के ये माइनस कर दो, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, तो कितना आ रहा है, 400 है ना, बस वही आंसर, 400/3 ml। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपको खूब मिलेंगे, ढेर सारे मिलेंगे। ठीक है, बस आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये बताऊंगी। तो अभी हम लोग ने अभी एक ही टर्म डिस्कस किया, अब हम लोग आते हैं सेकंड टर्म में। कंसंट्रेशन का सेकंड टर्म कौन सा था, ये वाला, मोललिटी। ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे अब स्मॉल एम। चलो भाई हेडिंग लगा लो भाई, मोललिटी। अब हम लोग सेकेंड टर्म पे आ गए, मोलरिटी। मोलरिटी को बेटा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। अब इसमें आते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। मोलरिटी तो समझ में आ गया, मोलरिटी भी समझ लेते हैं। तो मोलरिटी को समझना है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। 1 लीटर क्या लेंगे, सॉल्यूशन, और इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग। देखो बेटा, दोनों में एक बात बहुत कॉमन है, जैसे देखो बोलते हैं ना कि नाम में ही काम छुपा होता है, कई लोगों के नाम में ही उनका काम छुपा रहता है। तो जैसे मोलरिटी, ओमोलरिटी के नाम में उनका काम छुपा, मतलब उनकी डिफिनेशन छुपी हुई है। कैसे डिफिनेशन छुपी हुई है, तो अगर आप दोनों को पढ़ो, मोलरिटी स्ट्रेस देके बोलो मोलरिटी, अच्छा मोलरिटी को भी स्ट्रेस से बोलो तो मोललिटी। तो दोनों के नाम के शुरुआत में कौन सा वर्ड आ रहा है, मोल्स।
भाई मोल तो दोनों ही में आ रहा है ना, मोलरिटी में भी मोल आ रहा है, वो मोलरिटी में भी मोल आ रहा है। तो इससे आपको ध्यान रखना है भैया, मोल जो है वो तो दोनों में ही काउंट करने, मोल तो हमें दोनों में ही काउंट करने, चाहे मोलरिटी की बात हो रही हो या फिर मोलरिटी की, मतलब सोल्यूट के मोल दोनों में ही काउंट करने। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, तो भैया डिफरेंस तो है ना, नहीं तो दोनों टर्म सेम नहीं हो जाएंगे। वहां पे हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में डिफाइन कर रहे थे, फाइन कर रहे थे मोल, लेकिन बेटा मोललिटी में हम लोग 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सॉल्वेंट लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल कितने प्रेजेंट है, अगर हम लोग ये मीजर कर लें तो ये वैल्यू जो भी आएगी, है ना, वही सॉल्यूशन की मोलरिटी को क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। बोलो भाई। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि बताइए मोललिटी की डिफिनेशन क्या होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ भाई। मोललिटी इज डिफाइंड एज, मोललिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पे अब देखो डिफिनेशन चेंज हो रही है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना होगा आपको कि वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे सोल्यूट के मोल, और यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिटरमाइन करेंगे सोल्यूट के मोल। ठीक है, बोलो भाई। बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस। यस सर। तो कोई इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। अब चलो इसकी मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला। तो देखो अभी भी मैं काउंट तो मोल ही कर रहा हूँ, किसके, सोल्यूट के। तो न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन ये जगह चेंज आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। वहां पे हम लोग वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे थे। अब हम लोग बेटा सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि केजी किसकी यूनिट होती है, केजी तो मास की यूनिट होती है ना, तो डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो मोललिटी इज डिफाइंड है। अब देखो इससे डिफिनेशन आप उल्टा बोल सकते हो कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ले लो, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या ले लो, 1 kg, तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे, मोलरिटी के बराबर हो जाएंगे, इक्वलिटी होल्ड कर जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आप 1 ले लिए ना सॉल्वेंट का मास। तो ये बेसिक डिफिनेशन है, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो। देखो बेटा, मोल को लिख दो मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड बाई क्या लिख दो, मोलर मास, इनटू जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको ले लो किसमें, ग्राम में ले लो, कि ज्यादातर कैलकुलेशन में ग्राम में ही दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो मास किस में ले लो, ग्राम में, सॉल्वेंट का। और लेकिन भैया किलोग्राम से ग्राम बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ऊपर आ जाएगा बेटा। तो ये बन गया फॉर्मूला, देखो। ठीक है, बोलो भाई। इसमें देखो स्मॉल डब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लिख लो, और कैपिटल डब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लिख लो। स्मॉल डब्लू जो मैंने लिया है सिंबल, ये वेट या मास कुछ भी बोलो, वेट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ग्राम में लीजिएगा। कैपिटल डब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेट या मास किसका, सॉल्वेंट का, लेकिन ये भी ग्राम में ही। ठीक है। हाँ, मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में ग्राम में रखेंगे, क्योंकि 1000 का यूज कर रहे हैं, और अगर 1000 हटा दो तो डायरेक्ट केजी में भी रख सकते हो। ठीक है, बोलो भाई। है ना, यस अब सर। इसमें लिख लो
हाँ, इसमें कुछ छोटी छोटी वाली बातें लिख लो। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, की पॉइंट, की पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। कुछ ऐसे बातें हैं, कैसे पॉइंट है जो हम लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, जिस जो आपसे डायरेक्ट पूछ जाएंगे। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि भैया बताओ कि इसकी यूनिट क्या है। जैसे हम लोगों ने इसकी यूनिट पढ़ी थी, मोलरिटी। यार इसकी भी तो कोई यूनिट होगी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। सर मोल्स पर केजी। बिल्कुल सही, मोल पर केजी हो जाएगी, है ना। या फिर इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल हम लोग लिया है स्मॉल एम, उसको भी एज ए यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है। तो मोल पर केजी एक यूनिट हो गई, है ना। कई बार तो मोल पर केजी में भी लिख के दिया जाएगा। और इसका जो सिंबल है स्मॉल एम, इसको भी एज ए यूनिट लिख के दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लोग को पता होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं लिख के दे दिया 0.0001 स्मॉल एम सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको इतना पढ़ के हम लोग क्या समझ जाया करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी दिल की भावनाएं क्या है, क्या कहना चाह रहा है। Molality of H2SO4 is 1 by 10. हाँ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्मॉल एम जो सिंबल दिया गया है मोल कॉन्सेप्ट में, वो मोललिटी को दे दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की मोललिटी 0.01 है। सल्फ्यूरिक एसिड का मास 0, इसको आप मास मत समझ लेना कि स्मॉल एम, एम से मास भी होता है, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। स्मॉल एम सिंबल दिया गया है कंसंट्रेशन के टर्म में मोललिटी को। तो इसका मतलब ये है मोललिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.0001 या 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻4 होगा, -4। ठीक है, तो बस ये बातें हैं, बेसिक छोटी छोटी बातें हैं इनमें। दूसरा पॉइंट, जैसे हमने पढ़ा था कि मोलरिटी जो था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। अच्छा अब ये बताओ कि जो स्मॉल एम है ये क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नो नो इस, No, sir. है ना, क्यों नहीं क्योंकि मास करेगा? क्योंकि ये मास बाई मास रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही। तो लिख लो, जल्दी से लिख लो, मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलरिटी क्या होता है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? बिकॉज इट बिलोंग्स टू मास बाई मास रिलेशनशिप। ये मास बाई मास रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है, और जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसमें वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आ रहा है ना। अच्छा ये देखो ना, इस फॉर्मूले से देखो, इसमें न्यूमरेटर में भी मास वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी मास वेरिएबल है, इसलिए ये मास बाई मास रिलेशनशिप बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है। अच्छा, ये वही बात जो वहां पे हम लोग ने करी थी। जैसे मैंने बोला था मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी कितनी हो गई थी? 1 हो गई थी। अब मैं आपसे बोलूं कि मोलल सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपसे बोल दूं मैं डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो डेसी मोलल मतलब मोललिटी 1/10 हो जाएगी, मतलब 0.1 हो जाएगी। सेमी मोलर, बस स्पेलिंग में एल और आर में ही डिफरेंस है, यही बस देखना पड़ेगा आपको। मोलर है तो मोलरिटी को एक्सप्रेस कर रहा है वो, मोलल है तो मोललिटी को एक्सप्रेस कर रहा है वो। बोलो भाई। डिफिनेशन ये में समझ में आ रही? बस वो आर की जगह एल आ गया, बस इतना फर्क पड़ रहा है। चलो भाई, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या रिलेशन है। कभी आपको किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दे दी जाए, मोलरिटी मतलब कैपिटल एम,
और आपसे बोले कि बताओ इसकी मोलैलिटी निकालो, मतलब स्मॉल एम, ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। एक तो यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, है ना। यूनिटरी मेथड से भी निकल आता है, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, तो हमें तरीके दोनों पता होने चाहिए, है ना। देखो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें माइनस कर देंगे हम लोग मोललिटी, अगेन मोललिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन जब याद हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना। बस थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना अभी फिलहाल। ये क्वेश्चन अभी बार बार देखते रहना, जितने क्वेश्चन कहीं आए तो इसको बार बार देखते रहना, ठीक है। और एक यूनिटरी मेथड भी होता है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप इसको भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, तो बताऊंगा आपको। तो यूनिटरी मेथड भी से भी कर सकते हैं, लेकिन याद है तो फिर हम लोग फॉर्मूला रिफर कर सकते हैं उसके। यूनिटरी मेथड थोड़ा लंबा चौड़ा दिखता है, मतलब टाइम टेकिंग होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखो, जहां जहां पे स्मॉल एम आ रहा है, स्मॉल एम मोलरिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। कि जहां जहां कैपिटल एम आ रहा है, देखो कैपिटल एम दो जगह आ रहा है, तो ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर रहा है। और जहां पे क्या आ रहा है, डी डी तो एक ही जगह आ रहा है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कई सारे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें हम लोग कर भी चुके हैं, तो क्वेश्चन बनता है एक। क्वेश्चन है ए 214.2 ग्राम सुगर सॉल्यूशन, ए 214.2 ग्राम sugar solution contains 34.2 ग्राम of सुक्रोज। सुक्रोज बेटा केन शुगर को बोलते हैं। सुक्रोज किसको बोलते हैं, केन शुगर को। कैलकुलेट मोलरिटी, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, करो उसको सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करो आप लोग, बताओ मुझे क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें मुझे मेन मेन बातें बताओ। चलो तुम लोग सॉल्व करोगे तो उससे अच्छा है कि मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इस क्वेश्चन में सोल्यूट का मास कितना है।
सर 34.2 ग्राम। 34.2 ठीक है, करेक्ट, 34.2। ठीक है, अच्छा बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसमें। भाई मोलरिटी निकालने के लिए हमें यही दो चीजें चाहिए होती हैं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। सर 180 ग्राम। 180 ग्राम। यस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि जो शुगर का सॉल्यूशन है ना, वो दे रहा है, तो पूरा वो सॉल्यूशन का मास दे रहा है बेटा। और बेटा सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास माइनस कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो बचा हुआ मास किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा, है ना? क्योंकि ये तो आप लोग को पता है ना, सॉल्यूशन के लिए मास कंजर्व होता है, मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास दिया 214.2 और सोल्यूट का मास ये माइनस कर दो, तो ये आ गया 180। और अब देखो बेटा, जब भी मोललिटी पूछा जाए तो हमें बस यही दो बातें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मोललिटी के फॉर्मूले में देखो, बेसिक फॉर्मूले में जो सबसे पहले पढ़ा था बेटा, यही दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है ना। देखो स्मॉल डब्ल्यू किसका मास होता है, सोल्यूट का, और कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का। हमें स्मॉल डब्ल्यू पता चल गया, कैपिटल डब्ल्यू पता चल गया, सोल्यूट का मोलर मास हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना, तो उससे हमें मोललिटी पता चल जाएगी, है ना। बस अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मोलरिटी हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 34.2, और सर सुक्रोज का मोलर मास निकालोगे तो इतना ही आएगा 342। अब 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सुक्रोज का तो मैंने शायद लिस्ट में लिखवाया भी था ना, केन शुगर का 342 होता है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है सुक्रोज का आपको, क्योंकि दिया नहीं जाएगा कभी, काफी पॉपुलर कंपाउंड है सुक्रोज। तो ये आएगा 100 अपॉन 180, मतलब 10/18, और कैंसिल कर दो तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 5/9। ठीक है, 5/9 कितना आ रहा है, डिवाइड करके निकालो बेटा कितना आ रहा है, 0.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। Yes, sir. Option C. 0.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 0.55। ठीक है, सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। है ना। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन और अगर ऐड कर देता, बोल देता इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और आपसे मोलरिटी भी पूछ लेता, तो बताओ कर लेते कि ना कर पाते। यस। है ना। तो देखो उस केस में ये जो फॉर्मूला है लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि कैपिटल देखो स्मॉल एम हम लोग निकाल चुके हैं और डेंसिटी दे दी है, सोल्यूट का मोलर मास पता ही है, तो कैपिटल एम निकालना बाकी होता है फिर, है ना। तो हम लोग कर लेते बहुत आसानी से, है ना। बोलो भाई। यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, आईटी में पूछे गए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ आइडिया ले लेते हैं। आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर में। है ना। देखो अभी कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना करे, बस जो बेसिक बातें हैं वो मुझे बताता रहे, ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन जैसे हम लोग को करना है,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। तो इसमें बताओ, अच्छा सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सबसे पहले तो ये पहचानो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट किसको बोला जाए और सॉल्वेंट किसको बोला जाए। सर यूरिया सॉल्यूट। यूरिया सोल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है फिर, वाटर। सॉल्वेंट वाटर। बहुत बढ़िया, इतना पहचान लिया तो आधा क्वेश्चन तो हो ही गया आपका। देखो अगर आपने ये बेसिक बेसिक बातों पे अमल करना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कभी। तो आपने पहचान लिया सोल्यूट है यूरिया, सॉल्वेंट है पानी, ठीक है। और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ डिसॉल्व करने के बाद उसकी डेंसिटी भी दे दी उसने 1.15 ग्राम पर ml। ये आपकी डेंसिटी सॉल्यूशन की है बेटा, है ना। फिर कह रहा है कि कैपिटल एम बताना है, मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी का हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट। देखो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग ये हरकतें ना करना। आप लोग जैसे मान लो सब्जेक्टिव पेपर है, मैं सब्जेक्टिव पेपर में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्कूल पेपर में इन सब बातों का बहुत मायने रखा जाता है, ठीक है। अब तुम ये समझो, ऐसे समझो यार, आपके अभी स्कूल पेपर में मान लो कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, मान लो कि यही हाफ ईयरली हुआ, तो उसमें मोलरिटी का एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा दो आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो कभी नहीं आएगा, है ना। तो वो भी आसान सा क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको स्टेप, अच्छा वो भी कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का कम से कम आएगा। तो आपको 3 नंबर पूरे प्राप्त करने के लिए आईएससी ने क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 1 1 1। 3 को बोला है 1+1+1। अच्छा, 1 नंबर बच्चे को तब मिलेगा जब बच्चा फॉर्मूला अच्छे से लिखेगा, ठीक है। 1 नंबर तो बच्चा आपको इसी बात का मिलेगा कि ये फॉर्मूला किसने लिखा है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में मैं कई बार सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरी आदत मत सीख लेना, मतलब हाँ ऑब्जेक्टिव में करना तुम लोग, ऑब्जेक्टिव में तो हम कर रहे हैं, आप ओरल करना, हवा में बोलना आंसर, और अच्छी बात है, आप पेन उठाना ही नहीं। लेकिन कृपा करके सब्जेक्टिव पेपर में ये ऐसा मत करना, उसमें 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का होता है। तो एक फॉर्मूला लिखना, है ना, 1 नंबर फॉर्मूला, दूसरा 1 नंबर उसमें डेटा सब्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन का होता है, ठीक है, जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। और 1 नंबर होता है आपका करेक्ट, सॉरी जो लास्ट 1 नंबर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हाफ प्लस हाफ। अब जैसे आंसर आ रहा है 25.6, तो आधा नंबर तो इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आधा नंबर यूनिट का भी है ना। तो इस तरह से 3 नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल के मतलब होम एग्जाम में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव में इन बातों का कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन पढ़ के ऐसे ही मन में सोच के आंसर दे दो, मतलब मन में ही कैलकुलेशन करके आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें कोई नहीं कह रहा है कि आप लिखो कुछ। सब्जेक्टिव में बस ये सब 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चनों में थोड़ा सा ये काम कर देना, उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब यहाँ पे मामला यहाँ पे अटकेगा थोड़ा सा, यार हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया नहीं जा रहा है आपको, अब क्या करोगे आप बताओ भाई। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहाँ दिया है, देखो उसने तो सॉल्वेंट का क्या दे दिया है, ये 1000 ग्राम क्या है, सर मास अपॉन डेंसिटी से। मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास किसका ले मेरा, सर सॉल्यूट का। अच्छा सर सॉल्यूशन का। कभी कभी तुम लोग यार ऐसी बातें बोल देते हो क्या
हमें लगता है यार आता है तब भी ऐसा क्यों बोल। अरे प्रभु, जिसका हमें वॉल्यूम चाहिए उसी का हमें मास रखना होगा, उसी की डेंसिटी रखनी होगी, तभी तो उसी का वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम तुम निकाल रहे हो सॉल्यूशन का, और मास पूछ रहे हैं यस तो कह रहे हो सर। सोल्यूट का रख दे, और डेंसिटी कह देना कि सॉल्वेंट का रख दें, सब कवाड़ा कर देना। तो वॉल्यूम आपको जब सॉल्यूशन का निकालना है तो उसमें सारी चीजें सॉल्यूशन की होनी चाहिए ना, मास भी सॉल्यूशन का होना चाहिए और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की ही होनी चाहिए, तभी तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का आएगा ना। बोलो भाई, इस बात से ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि देखो गड़बड़ इसी लाइन में होती है। देखो यहाँ तक सब कर लेते हैं, देखो यहाँ तक तो हम कह रहे हैं कि जो मतलब कि स्कूल जो कोचिंग नहीं भी पढ़ते हैं ना वो भी कर लेते हैं इतना, ठीक है। यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप कोचिंग पढ़ रहे हो और कौन बच्चा है जो लोकल कोचिंग पढ़ रहा है, कौन बच्चा है जो अच्छी कोचिंग पढ़ रहा है, यहाँ फर्क पड़ता है बेटा। कौन है जो फिजिक्स वाला से पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा जिसका मुझे चाहिए वॉल्यूम, उसी का मास चाहिए, उसी की डेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो देखो बेटा, मास सॉल्यूशन का चाहिए। अब मुझे जरा बताओ इसमें सॉल्यूशन का मास कौन सा है, 120 वाला कि 1000 वाला। सर 1000। बोलो बेटा। यस सर। है ना, चलो चलो, वो इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस में और आईआईटी जैसे पेपर में वो बहुत छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज करेगा, मतलब डेटा ऐसा देगा जो आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, कोई भी उसमें जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। अभी शुरुआत में 1 मिनट ज्यादा लग जाए, 2 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर नहीं गलत होना चाहिए। जैसे एक ये क्वेश्चन करो, ये सर क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर ये 1200 कैसे आया? देखो बेटा, ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ कि 1000 ग्राम पानी में आपने 120 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया, यूरिया सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का मास कितना आएगा। तो वो तो 1120 आएगा। Yes, sir. वन, अच्छा दोनों को ऐड करो कितना, 1000 प्लस 120, 1120। हाँ तो वही लिखो यार, 1120 है, ठीक है। अब सही है, वो लिखने में गड़बड़ हो गया था मुझसे। चलो ये वाला करो भाई, सभी लोग इसको मुझे करके बताओ।
अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताओ मुझे, इसमें फॉर्मूला बता दो, चलो आपको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ोगे बहुत टाइम लगेगा, फॉर्मूला बता दो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, अभी हम लोगों ने जितने सर फॉर्मूले पढ़े रिलेशन उन्हीं में कोई एक फॉर्मूला। मोलैरिटी एंड परसेंटेज बाय वेट। बिल्कुल सही, वही फॉर्मूला लगेगा, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंट बाई वेट, है ना। हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंट बाई वेट या परसेंट बाई मास, एक ही बात है वो। क्या फॉर्मूला था ये, परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो परसेंट बाई मास कितना दिया हुआ 63, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.4 ग्राम पर एम एल, 10 मोलर मास। अब देखो मोलर मास बेटा सोल्यूट का रखना है ना। अब इस क्वेश्चन में बताओ बेटा सोल्यूट कौन सा है, सोल्यूट नाइट्रिक एसिड है कि नहीं है, यस सर, उसी को। है ना, नाइट्रिक एसिड का ही सैंपल है, मतलब नाइट्रिक एसिड सोल्यूट है उसमें। तो बस नाइट्रिक एसिड का मोलर मास देखो दे भी दिया उसने, है ना 63, रख दो यहाँ से 63 कैंसिल भी हो रहा है, ये तो सीधा कितना आ रहा है 14 आंसर है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन। तो अभी हम लोग ने दो टर्म पढ़ लिया, ठीक है, अभी दो कंसंट्रेशन के टर्म पढ़े, कैपिटल एम पढ़ लिया, स्मॉल एम पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अभी और भी टर्म है, वो हम लोग फिर नेक्स्ट, अच्छा ये दो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और इनमें थोड़ा समझने में टाइम भी लगता है क्योंकि बेसिक टर्म है। अब ये बड़ी जल्दी जल्दी आप समझ जाओगे, मतलब ये अगले एक लेक्चर में ये सारे टर्म बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि कई सारी चीजें अब आज क्लियर भी हो गई हैं, ठीक है, तो इनमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो अगले क्लास में ये पूरा हम लोग कर लेंगे कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म वाला, ठीक है। और क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, इसमें सीट मैं दिखा देता हूँ आपको, और रेजोनेंस की सीट में पहले तो जो होमवर्क मैंने दिया है उसको पहले करना है, जब वो हो जाए तभी आगे बढ़ना है। आज उसको कंप्लीट करके सबमिट भी कर दीजिएगा आप लोग। तो सैटरडे वाली क्लास कब होगी? सैटरडे वाली कभी रख लेंगे बीच में किसी दिन, देख लूंगा मैं टाइम टेबल अपना देख के बता दूंगा तुम लोग को। इसमें देखो ये वाले टर्म सेक्शन एच वाले क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक है। सेक्शन एच यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मेजरमेंट इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है, तो ये वाले टर्म आप करिएगा। हाँ इसमें कहीं मोल फ्रैक्शन वाला है जो छोड़ देना, अभी मोल फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं है, इसमें मोलरिटी मोलरिटी वाले कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में देख लेना कि कैपिटल एम स्मॉल एम पूछ रहा है तो कर लेना, और इसके अलावा अगर कुछ और बोल रहा हो जो नहीं पढ़ा है वो वाला छोड़ देना, ठीक है ना। चलो फिर इतना ही रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसके आगे, ठीक है। और इवनिंग तक सबमिट कर देना आप लोग होमवर्क, भूलना नहीं, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।